नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पूरा का पूरा जो हिमालयन बेल्ट है और उत्तर प्रदेश का इलाका जिसमें उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, गढ़वाल वगैरह वगैरह, ये जोन 5 में पूरा आता है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो हिमालय की चोटी से लेकर और इधर पश्चिम की ये जो पूरी बेल्ट है कच्छ तक की, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है भूकंप के लिए। तो जो लास्ट ऑपरेशन हमें करना चाहिए हम सबको मिलकर, उसमें आप हम सब शामिल हों, वो ये कि इस पूरे इलाके में एक बड़े पैमाने पर जन जागरण का काम, मास अवेकनिंग काम, वो किस चीज के लिए कि घर कैसा बनाएं ताकि अगले भूकंप से बचें। मेरा ऐसा मानना है कि लोग भूकंप से नहीं मरते, अपने बनाए हुए घरों से मरते। भूकंप लोगों की जान नहीं लेता कभी भी, लेकिन लोगों ने जो अपना आशियाना बनाया है रहने के लिए, बड़े मन से, बड़े श्रम से, बहुत सारा पैसा लगा के, उसी आशियाने से मरते। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो हाईली सीस्मिक जोन होता है वहां पर घर कुछ इस तरह के होने चाहिए जिनकी छत हल्के से हल्के मटेरियल से बनाई जाए, फाइबर का यूज कर सकें, घास फूस का यूज कर सकें, वो मिट्टी के जो कवेलू आते हैं, टाइल्स आते हैं जिनको मैंगलोरी टाइल्स आप कहते हैं, उनका यूज कर सकें। अगर इन चीजों का इस्तेमाल करके अगर उनकी छत बनेगी तो अगले भूकंप में मरने वालों की संख्या सबसे कम होगी। मैंने आपको कहा कि भूकंप तो वहां आने ही वाले हैं, उनको आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। और दुर्भाग्य से इतनी ज्यादा विज्ञान और तकनीकी प्रगति होने के बाद भी भूकंप की भविष्यवाणी करना बिल्कुल असंभव है। कोई भी वैज्ञानिक ये दावा नहीं कर सकता कि भूकंप इस तारीख को आने वाला है। बारिश की भविष्यवाणी की जा सकती है, गर्मी की भी की जा सकती है, भूकंप की संभव नहीं है। तो भविष्यवाणी करना एकदम असंभव है। और ये हाईली सीस्मिक जोन है, इसलिए बार बार इसमें भूकंप आने ही वाले हैं, सालों साल ये चलने वाला है। तो क्यों नहीं हम हमारे लोगों को इस तरीके से ट्रेंड करें जो उस इलाके में रहते हैं कि भाई तुम्हारा घर कैसा होना चाहिए। तो इसका एक बड़े पैमाने पर वहां कैंपेन हमको चलाना होगा, क्योंकि बिना उसके कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अभी तो हम मदद कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, ये तो तात्कालिक काम है। लेकिन अगर कोई परमानेंट काम वहां पर करना है हमको, तो वो ये हो सकता है कि लॉयंस क्लब की मदद से, रोटरी क्लब की मदद से, या रोटरेक्ट की मदद से, या इनर व्हील की तरफ से, या लॉयनेस की तरफ से, या आजादी बचाओ आंदोलन जैसे कार्यकर्ता जो लगे हैं पूरे देश में, उनकी मदद से उस पूरे बेल्ट में लोगों के बीच में एक बड़ा कैंपेन इस बात के लिए चले कि आपके जो आशियाने उजड़ गए, ठीक है, हो गया वो हो गया, अभी आगे अपना घर आप कैसे बनाएं। तो उस संदर्भ में मैं मेरे कुछ मित्रों के साथ जो सीस्मोलॉजिस्ट हैं, जो भूकंप के विषय के ज्ञाता हैं और ऊंचे पदों पर भारत सरकार में काम करते हैं, उनमें मेरे एक बहुत नजदीकी मित्र हैं डॉक्टर नेगी करके, रुड़की में हैं। वो रुड़की यूनिवर्सिटी में सीस्मोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारत सरकार को। उनसे मैंने अपील की है कि एक 25 पन्ने की छोटी सी बुकलेट वो बना रहे हैं। वो बुकलेट पहले वो अंग्रेजी में बना रहे हैं, फिर हम उसका हिंदी करने वाले हैं, फिर हिंदी के बाद उसका हम आसामी भाषा में, बंगला भाषा में, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां समझे जाने वाली भाषाओं में पूरे बड़े पैमाने पर भाषांतरण करके छपाना चाहते हैं और लाखों की संख्या में बिना किसी शुल्क के लोगों को देना चाहते हैं। अब जैसे कच्छ के एरिया में हम चाहते हैं कि वो गुजराती भाषा में बने, आसाम में आसामी भाषा में बने, ताकि लोगों को अगली बार ये बात की मन में तैयारी रहे कि अपना घर बनाना है तो कैसा बनाना है। तो मैं आपसे जो अपील करना चाहता हूं मेरे व्याख्यान के शुरू में वो ये कि ये जो भूकंप आया है इसमें कुछ मदद तो हम तात्कालिक रूप से करें और कुछ मदद ऐसी करें जो परमानेंट रिलीफ हो, ताकि भविष्य में इस तरह के समाचार सुनने को न मिले कि भूकंप आया और उसमें 50,000 लोग मर गए। आप जानते हैं कि इस भूकंप में 50,000 लोग मर चुके हैं, 1 लाख लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनके जिंदा बचकर निकलने की अब कोई संभावना नहीं है। माने लगभग 1.5 लाख लोगों की कुल मृत्यु होगी जब आप इस रिपोर्ट को फाइनल स्टेज में सुनेंगे। भारत में ये जो भूकंप आया है, इससे बड़ा भूकंप एक ही बार आया है, वो चीन में आया था। चीन का भूकंप आज से लगभग 40-45 वर्ष पहले आया था, जिसमें 8.5 लाख लोग मरे थे। तो चीन की सरकार ने जो रिहेबिलिटेशन किया अपने उस इलाके में, उसका मैंने थोड़ा अध्ययन किया है और उस अध्ययन में से मुझे 2 बातें समझ में आई। उन्होंने एक तो तुरंत इमीडिएट करने वाले काम, लोगों को खाना देना, भोजन देना, पानी देना, दवा देना वगैरह वगैरह,
लेकिन जो दूसरा परमानेंट काम उन्होंने किया कि जिस इलाके में भूकंप आया वहां घरों की डिजाइन उन्होंने ऐसी करा दी है कि उसी इलाके में बहुत बार बाद में भी भूकंप आया लेकिन मरने वालों की संख्या 5, 10, 15, 20 ऐसी ही रही है। एक बार भूकंप आया 8.5 लाख लोग मर गए। उस पर से चीन के लोगों के मन में ध्यान में आया, सरकार के मन में आया, वैज्ञानिकों को समझ में आया कि अगली बार वहां के घरों की डिजाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो भूकंप रोधी हो, माने घर गिरे, छत टूटे, मरने वालों की संख्या कम से कम हो। और आप जानते हैं इसी तरह से जापान नाम का एक देश है, वहां तो अक्सर ही भूकंप आते रहते हैं। तो जापान में भी जिस तरीके से घर बनाए जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जाती है, वो टेक्नोलॉजी शायद हम हमारे देश के लोगों को समझा सकें और बता सकें, वो परमानेंट रिलीफ वर्क होगा। शायद उसी का महत्व आने वाली पीढ़ियों को समझ में आएगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि 4 तरह की मदद आप वहां करें। पहली मदद डॉक्टर, दवाओं की, दूसरी मदद कंबलों की, गर्म कपड़ों की, तीसरी मदद उनको अपना तात्कालिक रूप से आशियाना बनाने के लिए ताड़पत्री वगैरह वगैरह जो चाहिए उसकी, और आखिरी मदद ये जो बुकलेट हम बनाने जा रहे हैं, इस बुकलेट का लार्ज स्केल पर पब्लिकेशन हो। 10-20 हजार आप छाप कर दें, 10-20 हजार कोई और छाप कर दें, 50 हजार आप दे सकें तो 50 हजार दे दें हमें बनाकर। हम उसको गांव-गांव लोगों के बीच में जाकर उनको देना चाहते हैं और इस मुद्दे पर उनका मानसिक तैयारी कराना चाहते हैं। एक आखिरी बात इससे जुड़ी हुई जो कहना चाहता हूं वो ये कि चीन की सरकार ने जब अपने प्रांत में उनके यहां भूकंप आया तो जो भूकंप रोधी घर बनाए, या जापान की सरकारों ने जो अपने यहां भूकंप रोधी घर बनाए, उन घरों को बनाने के लिए डिजाइन कहां से मिला वो मैं आपको कहना चाहता हूं। जब मैं चीन के बारे में अध्ययन कर रहा था कि उनका जो सबसे बड़ा भूकंप 8.5 लाख लोगों की मृत्यु का, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने और जापानीज गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया उसमें उन्होंने कहा कि ये पूरे घर बनाने की प्रेरणा महात्मा गांधी के घर से मिली। महात्मा गांधी